हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इसमें हम यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स सॉल्व पेपर देख रहे हैं, पेपर 1 देख रहे हैं। इसमें आज स्टार्ट करेंगे हम 2020 की। 2022 और 2021 की देख चुके हैं, अब हम 2020 की स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के, देखेंगे इतिहास में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। ये जो प्रश्न है ये सब सॉल्व पेपर है, ये दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स सॉल्व पेपर से लिया गया है। और 2020 का इसमें हिस्ट्री का देखेंगे, जिसमें क्या होगा आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल एंड आधुनिक भारत। तो ये सब देखेंगे हम। मॉडर्न इंडिया, तो फर्स्ट जो है इसमें क्या है 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर में से 6 क्वेश्चन आया था 2020 में। प्राचीन इतिहास से 5 क्वेश्चन आया था और मध्य भारतीय इतिहास से 1 क्वेश्चन आया था और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से 7 क्वेश्चन आया था। तो चलिए वो देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आर्ट एंड कल्चर से है, कला एवं संस्कृति की। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता शब्द मतलब क्या होता है? परिपूर्णता मतलब पूरा। पारमिता यानी कि परिपूर्ण, अपने आप में पूरी होना। तो देखते हैं यहाँ पे सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, ये नहीं होगा। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ये भी नहीं। परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्राप्त हुआ, तो ये देख लीजिए यहाँ पे परिपूर्णता है। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा, आगे बढ़े हम। प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, भारत के विद्वानों, प्राचीन भारत के विद्वानों के संदर्भ में क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। पाणिनि पुष्य शुंग से संबंधित थे। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन नहीं, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। कालिदास चंद्रगुप्त II से संबंधित है, ये सही है। क्या है, कालिदास जो है चंद्रगुप्त II से संबंधित है। इस प्रकार इसका जो केवल और केवल 3 ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, जबकि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त का प्रधान सेनापति था। तो इस प्रकार इसकी पूरी व्याख्या देख लीजिएगा। ये देखते हैं हम थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आस्था वीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, ये नहीं है। लोक उत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। लोक उत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के एक महासंघिक संप्रदाय की शाखा थी, ये सही है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व आरोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करते थे। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व आरोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करते। तो ये क्या है, 2, 3 दोनों सही है। तो इस प्रकार 2, 3 क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये व्याख्या देख सकते हैं।
अष्टावीरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रारंभिक संप्रदाय में से एक है। इसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से नहीं है, अतः कथन एक गलत है। तो ये देख सकते हैं, इसकी पूरी व्याख्या आपको मिल जाएगा, इसकी PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर यदि आप न्यू हैं तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों एवं छोटे भाई बहनों में भी शेयर कर दें। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस टॉपर्स वीडियो और NCERT की वीडियो मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशेर कथा के संदर्भ में विचार करना था। इस पुस्तक के औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। तो ये दोनों क्या है, सही है। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया, बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में नहीं किया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। बिटाल विध्वंसक जो पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, वो बताना था। गोपाल बाबा बुलंकर, तो ये क्या है, गोपाल बाबा बुलंकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ज्योतिबा फुले के द्वारा नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी के भीमराव इसके द्वारा भी नहीं। तो ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा यहाँ से। ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था, मोहनदास करमचंद गांधी, और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कौन सा पत्रिका या पेपर प्रकाशित किया गया था, वो व्याख्या में मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सम्मेलन है वो बताना है। भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा सही सम्मेलन है। परिवर्जक, परित्यागी व भ्रमणकारी। परिवर्जक, परित्यागी व, ये परित्यागी या भ्रमणकारी नहीं है, भ्रमणकारी, तो ये ठीक है। श्रामक, श्रामण, उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, 1 और 3 सही हो गया, 1 और 3। परिवर्जक मतलब परित्यागी व भ्रमणकारी। परिवर्जक मतलब क्या है, परिवर्जक परित्यागी व भ्रमणकारी, और उपासक मतलब बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी हो गया। और श्रामण परंपरा भारत के प्राचीन काल से जैन, बौद्ध तथा कुछ अन्य पंथों में पाया जाता है। जैन भिक्षुक या जैन साधु को श्रामण कहा जाता है। जैन भिक्षु या जैन साधु को क्या बोला जाता है, श्रामण बोला जाता है। तो इसलिए ये 2 नंबर गलत हो गया। आगे देखते हैं, ये क्या है, प्राचीन इतिहास से है, एंशियंट हिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताती। हुंडी की स्वरूप, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र। तो ये क्या है, विनिमय पत्र को उल्लेखित करता है। हुंडी किसका स्वरूप है, हुंडी जो है विनिमय पत्र का स्वरूप है। सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। हुंडी का
स्वरूप परिभाषा, हुंडी का स्वरूप परिभाषा क्या है? विनिमय पत्र, विनिमय पत्र। तो इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े हम। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये भूमाप, भूमाप को क्या करता है? संदर्भित करता है। कुलियावाप या द्रोणवाप, कुलियावाप या द्रोणवाप किसको निर्दिष्ट करता है? भूमाप को निर्दिष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये किसका है? अशोक। अशोक ने अपना अभिलेख में ये लिखवाए थे। तो ये का सही आंसर क्या हो गया? अशोक। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। कौन सही सुमेलित है वो बताना है। भिलसा, भिलसा मध्य प्रदेश। तो भिलसा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है। गिरिनगर, गिरिनगर गुजरात में है। स्थानेश्वर, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका जो उधर ये है ऑप्शन है वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार इसका सही क्या हो गया? 1 और 3। भिलसा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, भिलसा मध्य प्रदेश में है। गिरिनगर कहाँ है? गिरिनगर गुजरात में है। गिरिनगर गुजरात में है। और स्थानेश्वर कहाँ है? या हरियाणा में है। स्थानेश्वर हरियाणा में है, इसलिए गलत हो गया। द्वार समुद्र कर्नाटक में है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। आगे बढ़ते हैं हम। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में नगर, घंटासला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थी? किस लिए विख्यात थी ये बताना है। तो नगर, घंटासला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये लोग विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। ये क्या है? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। ये जो थे बंदरगाह थे और ये विदेशी व्यापार वाले बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थे। कौन कौन सा? प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश समय के संदर्भ में नगर घंटासला, नगर घंटासला, कदूरा और चौल किसके? गुप्त राजवंश के समय में किस लिए विख्यात थे या किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये किए थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं हम। ये हम लोग का मिडिवल से है, मिडिवल हिस्ट्री। एक ही क्वेश्चन आया था 2020 में। तो ये मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि था मिलाना था। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन एक के अधीन पल्लव सत्ता का स्थापना, उपरांतक वान द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम में क्या है? प्राचीन काल से, तो प्राचीन काल पहले से स्टार्ट करना है। तो ये क्या है? फर्स्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्राचीन काल यानी सबसे पहले क्या था हम लोग का? महेंद्र वर्मन काल। उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का? गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। उसके बाद हम लोग का आएगा 3 नंबर प्रांतक एक द्वारा चोल सत्ता का स्थापना। तो इस प्रकार इसका सी नंबर सही हो गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कब कब क्या हुआ था। ये हम लोग का आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है यहाँ से। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? क्या सम्मिलित था?
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, तो कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये क्या है, गांधी इरविन समझौता में ये क्या है, इरविन ने इसको राउंड टेबल में आमंत्रित करने के लिए इसमें ये किया था, बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, तो ये समझौता के थ्रू क्या है, महात्मा गांधी को अपनी जो अवज्ञा आंदोलन के संबंध जारी आदेश को वापस लेना था। पुलिस की ज्यादातियों की जांच करने हेतु तो गांधी जी की सुझाव को स्वीकृति नहीं, गांधी जी की सुझाव की स्वीकृति इसमें नहीं था। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ये भी सही है, जिस पर हिंसा का अभियोग नहीं था उसको, तो इस प्रकार क्या हो गया, 3 छोड़ के 1 2 4 इसका सही हो गया, 1 2 4 इसका सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखें, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण करता है। ये क्या है उलगुलान, ये क्या है, बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देख लीजिए बिरसा मुंडा एक ही ऑप्शन में है और कहीं पे नहीं है, तो 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा के विद्रोह से, इसकी अब व्याख्या देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम, ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था, तो ब्लेजली ने कलकत्ता फोर्ट विलियम में कॉलेज का स्थापना ब्रिटिश लोगों को क्या था, ट्रेनिंग देना, ताकि वो क्या करे, भारत में शासन कर सके, उसके ट्रेनिंग देने के लिए कॉलेज की स्थापना किया था। उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा, नहीं ये सही नहीं है। और भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पूरा जागृत करना चाहता था, सही नहीं है। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे, ये भी नहीं है। और ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे, तो ठीक है, ये वह ब्रिटिश नागरिकों को क्या करना चाहते, वो ब्रिटिश नागरिक को भारत में प्रशासन या शासन करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे, तो इसकी व्याख्या देख लिए, सीधा सीधा है। अब आगे हम देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है वो हमको बताना है। औरंग राजकोष का प्रभारी, नहीं, औरंग राजकोष का प्रभारी। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, तो ये क्या है, भारतीय एजेंट था। बेनियान क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। मिरासीदार राज्य का नामित राजसौदा था, राज्य का नामित राजसौदा था, मिरासीदार क्या थे, राज्य का नामित राजसौदा था, तो इस प्रकार 2 और 3 इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या आप, ये रहा इसकी व्याख्या, आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित है, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, नहीं, महिलाओं की शिक्षा पर आधारित नहीं है। सहमति की आयु, हाँ, सहमति की आयु पर आधारित था। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, तो ये भी इसे रखमाबाई मुकदमा से संबंधित था। इस प्रकार इसका 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आप देख लीजिएगा व्याख्या। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, नील की खेती, क्योंकि नील की खेती का क्या हुआ, मांग बढ़ने पर क्या हुआ, मांग बढ़ने पर हर तरफ ये होने लगा, तो उसकी नई खोज शुरू हुआ, और नए खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नहीं, ये जरूरी काश्तकार का विरोध से नहीं हुआ। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, जैसे अमेरिका वगैरह में से भी नील का निर्यात होने लगा यूरोप में, इसलिए इसकी ह्रास होने लगा। नील की खेती का
राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, विरोध करने पर भी नहीं हुआ था। उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, तो ये क्या हो गया बी नंबर। नए खोज यानी कि अमेरिका वगैरह में से नील का उपज होने के कारण वहाँ से यूरोप में निर्यात होने लगे, जिसके कारण यहाँ की मांग कम हुई, खेती का ह्रास होने लगा। मांग कम हो गया तो धीरे धीरे खेती कम होने लगा। व्याख्या आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के दौरान 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो कौन सा सही व्याख्या करता है? औद्योगिक क्रांति के दौरान 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, ये सही है। क्या है? भारतीय दस्तकारी क्या हो गया? नष्ट हो गई। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीन का बड़ा संख्या में प्रवेश हुआ, तो प्रवेश। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो इसका क्या होगा? सबसे सटीक ये होगा। सभी इसे तो सही लग रहा है, ये व्याख्या देख लीजिएगा। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, हम लोग जो है देख लिए हिस्ट्री का कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सभी का देखेंगे एक एक करके, पार्ट बाय पार्ट। तो चलिए इसमें इतना ही। और अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक एवं शेयर कर दे अपने दोस्तों एवं भाई बहनों को। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।